68 वालों, ये वीडियो आपके लिए, जो 68 की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। एक्चुअली मैं भी सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वीडियो बनाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि 68 को लेकर आज से नहीं, मुझे लगता है कि 1-1.5 महीनों से लगातार आ रहा है कि 68 को लेकर या आगे आने वाले एग्जामिनेशन को लेकर कुछ बताइए। देखिए, अभी जो भी आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि पूरा स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, लेकिन अच्छे से समझिए और हल्के मोड से एकदम आराम से इसको समझिए। समझना जरूरी है। किताबें और बुक लिस्ट तो चलेगा, वो तो कोई भी दे देगा आपको, समझिए पहले। एक्चुअली आपको तैयारी करनी है 68 की, यानी आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन की, जो अलग अलग हो सकता है। इसमें हम लोग अभी बीपीएससी को लेकर चलेंगे। काम सब जगह आएगा, ये फॉर्मूला काम सब जगह आएगा जो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले, ठीक है, जो आप तैयारी करना चाह रहे हैं, जिस भी एग्जाम की करना चाह रहे हैं, उसमें अभी मेरी जो बातें होती रहेंगी वो 68, मैं एक नाम लेता रहूंगा 68 वाला, लेकिन आप इसको अप्लाई कहीं भी कर सकते हो। बस इसके पहले छोटी सी बात बता दें। सीडीपीओ का बैच, अभी सीडीपीओ एग्जाम 6 फरवरी को होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट उसको देने वाले हैं। जो अभी नहीं होगा, अब तो हो सकता है पोस्टपोन ही होना है, तो देने वाले हैं। मैंने भी एक बैच स्टार्ट किया था, फिक्स टारगेट हिट योर टारगेट करके। उस बैच में क्या हुआ, उस बैच में कुछ स्टूडेंट हैं, इवन उसके पहले भी एक बैच था शॉर्ट रिवीजन का, क्विक रिवीजन का, टारगेट योर बैच करके। तो उनको एग्जाम देना है किसका, सीडीपीओ का। तो अब मतलब आज के डेट में अगर हम फरवरी में एग्जाम देना है और जैन में अगर हम ये सोच के बैठे हुए हैं, मैं बस समझा रहा हूं एग्जाम्पल के लिए आगे आने वाले स्टूडेंट्स को, कि जैन में हम सोच के बैठे हैं कि इसी मोड में चलेंगे और एग्जाम फरवरी में देंगे और निकल जाएगा। अगर ये सोच के बैठे हैं और मान लो कि किसी कारण से हमने जैन में क्लास ज्वाइन किया, अब मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं, मैं ये देख पा रहा हूं कि सवाल ही नहीं उठता है सीडीपीओ एग्जाम क्रैक करने का, क्योंकि पूरा स्टडी में पूरा लैक है। फैक्ट्स से लेकर बहुत सारी चीजें जो सीडीपीओ के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए चाहिए, वो दिख ही नहीं रहा है नहीं, दिख ही नहीं रहा है। और वो स्टूडेंट भी ये सोच के एग्जाम देगा कि हम क्वालिफाई कर लेंगे, कैसे होगा। ऐसी स्थिति है, एक्चुअली ऐसी स्थिति है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी उस लेवल पे नहीं है उनकी, लेकिन सपने उस लेवल पे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक पुराना ढर्रा चल रहा है, एक जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी ज्ञान दिए जा रहे हैं। जिन्होंने उस लेवल पे तैयारी नहीं की, उस चीजों को नहीं देखा है, वो भी बता रहे हैं। और वो चूंकि हमें अच्छा लगता है, मेरी कई बार बातें कड़वी हो जाती है क्योंकि मैं टू द पॉइंट बोल देता हूं, तो वो हमें अच्छा लगता है, हमको सेटिस्फाइड करता है। अरे ये कर लो ना हो जाएगा, वो कर लो ना हो जाएगा, ठीक है। तो हम चूंकि हम उसी लेवल पे हैं, हमको अपना लेवल बढ़ाने के लिए हमको तो मेहनत करना पड़ेगा, और हम हैं नीचे के लेवल पे, तो हम वो सुन के बड़े खुश हो जाते हैं। नहीं, वो बड़ा सही कह रहा है, बहुत सही कह रहा है। और आपका जो एग्जाम है, आप है यहां पे, ठीक है, आपका एग्जाम का जो डिमांड है वहां पे, यहां पर, और जो सामने कोई भी जहां भी आप कर रहे हो, आप यहां पर हो और कोई आपको बोल दे कि यहां पे तुम आ जाओ ना तो तुम्हारा हो जाएगा, तो आपको दिखेगा क्या कि हमको एक ही सीढ़ी, 2 सीढ़ी तो चढ़ना है। यहां के लिए आपको 10 सीढ़ियां चढ़नी है, यहां के लिए 2 ही सीढ़ी चढ़नी है। तो आपको लगेगा कि अच्छा यहीं पे हम है ना, थोड़ा सा कर लेंगे भी, है ना, हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली आपको यहां जाना है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहीं पर खेलते रहते हैं गेम। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेवल पे हो, फैक्ट्स प्रैक्टिस के लेवल पे हो, या किसी भी लेवल पे हो, सुनिए अच्छे से, किसी भी लेवल पे हो, सबसे बड़ी कमी है कि अपने आप को ऊपर बढ़ाने से डरते हैं। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखो, जब भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, खासकर पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन के लिए, तो पहले दिन से ही पीठ दिखाकर भागने के लिए जो लोग तैयार होते हैं, पहले दिन से और आखिरी दिन तक पीठ दिखाने वाला काम करते हैं, तो कुछ हो नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता। एग्जामिनेशन के दिन बाहर आना ही आना है। गलती से प्रीलिम्स निकल गया, मेंस में बाहर आना है, क्योंकि पहले दिन से ही पीठ दिखाने वाली जो चीजें होती है
वो बहुत डैमेज करती है। और ये सारा चीज लास्ट में बोलना था, लेकिन मैं पहले इसलिए बोल रहा हूं कि पहले इसको समझिए। और हम लोग क्या करते हैं, जितने मैक्सिमम स्टूडेंट इस गेम पर खेलते रहते हैं, इस तरह की पढ़ाई, इस तरह के फैक्ट्स, इस तरह के स्टूडेंट्स, इस तरह के टीचर्स, इस तरह का ग्रुप, और इसी तरह के ग्रुप में अपने आप को हीरो बनता हुआ देखते रहते हैं। और यहां पे जो छोटा सा ग्रुप है जो सक्सेस लेके जाता है, वो इनके ऊपर यहां खेल रहा होता है, बड़े ही साइलेंटली, बड़े ही प्लानिंग से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्ट्रेटजिकल और पूरे संसाधनों से लैस। संसाधन का मतलब काजू किशमिश खाना नहीं और गाड़ी पे घूमना नहीं, पैसे होना नहीं। संसाधन का मतलब आपके पास जो मिनिमम एसेट है किताबों का, या मिनिमम एसेट है आपके सोच का, या मिनिमम एसेट जो आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग का है, उस संसाधन के साथ वो यहां खेल रहे होते हैं। और आप इसी ग्रुप में खुश हैं कि हमने इसको आज इतना कम, इससे ज्यादा मैंने ये स्कोर किया, वो स्कोर किया, वो स्कोर किया, और यहां पे खुश है कि मेरा टेस्ट में इतना नंबर आ रहा है, वो आ रहा है, फलाना डिमाका, और यहां वाले रिजल्ट लेके जाते हैं और ये हर बार घूमते रहते हैं। तो ये तो रही थोड़ी सी कड़वी बात है, जिसका डोज समय समय पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको, इन चीजों को आपको इग्नोर करना है, लेकिन ये आपके बस का नहीं, ये आपके बस का भी नहीं है इग्नोर करना, क्योंकि ये बस का तब होगा ना जब ये चीजें दिखेंगी। ये भ्रम तब लगेगा ना जब ये यहां की चीजें दिखेंगी। यहां का चीजें कौन दिखाएगा आपको? मैं दिखाऊंगा, मैं तो दिखाऊंगा ही, और भी लोग दिखाएंगे, लेकिन यहां की जो चीजें हैं वो तब दिखेगी जब आप यहां पे पहुंचने की आपकी लालसा होगी, आपको, आपकी जो अंदर की बेचैनी होगी वो इसको तोड़ के आगे बढ़ने की होगी, तब आप यहां पहुंचेंगे। और ये जो सीढ़ी है ये भी 100% वाला सीढ़ी नहीं है। आप सोचो, यूपीएससी के अंदर आप 50 से 55% लाके आप यूपीएससी के अंदर 50 to 55% लाके टॉप कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अब वो शख्स यहां का है, इसका मतलब यूपीएससी के क्राइटेरिया पे भी ये 50% ही खरा उतरा है, तब सिलेक्शन हो गया। इसका मतलब आपको जो क्राइटेरिया उसका 50% ही पूरा करना है, और यहां पे तो कितना है सोच लो। अब ये तो हो गई कि जब हम तैयारी करें तो हमको यहां नहीं, हमको इस लेवल पे पहुंचना है। ये पहली हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। पहला प्लानिंग हमारा होना चाहिए कि हमको इस स्टेज पे रहना है, हमको यहां पे नहीं रहना। ये तो हो गया पहला कि हमको इस पर्टिकुलर पे रहना है, यहां नहीं रहना। अब सुनिए, जब आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, एक एक चीज आराम से सुनते रहिए और समझिए। ये हो, इस अभी भी जो एग्जामिनेशन देने वाले उनके लिए भी काम का है, और आगे आने वाले के लिए भी काम का है। और जैसे मान लो कि मेरा या मेरे जैसे कोई और भी हैं, उनका फायदा आप कब लोगे? उनका फायदा आपको लेना चाहिए कि नहीं? पहले ये भी बात है कि क्या मेरे बोलने का कोई मतलब है कि नहीं, क्या ये शख्स बोल रहा है इसको हम फॉलो करें कि नहीं। तो देखिए, होता क्या है ना कि एक्सपीरियंस होता है। जरूरी नहीं है कि इस कपड़े में मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं हो और कोई कोट पैंट पहन के आ जाए तो एक्सपीरियंस हो जाए, ये जरूरी नहीं है। एक्सपीरियंस एक अलग चीज होती है। आपसे ज्यादा स्टूडेंट हम लोग फेस करते हैं, आपसे ज्यादा स्टूडेंट को कई सालों से पढ़ा रहे हैं, खुद भी उस लेवल पे पढ़ा है हम लोगों ने, हमने सफलता और असफलता दोनों को देखी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स का किस तरह का सोच और अप्रोच हो रहा है, मार्केट में क्या चीजें चल रही है, कैसे चीजें दी जाए, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, ये सब पता होता है। तो इस एक्सपीरियंस में होता क्या है कि आप अगर इसको स्टार्टिंग से फॉलो करने लगते हैं, सुनिए अच्छे से, स्टार्टिंग से आप अगर फॉलो करने लगते हैं तो आप जो इधर उधर भटकोगे, गिरते पड़ते, इधर लुढ़कते हुए जो पहुंचेंगे 5 साल के बाद उस जगह पे, अगर सही से पहुंच गए तो उसको आप 1 साल से 2 साल में कवर कर लेंगे। ये काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कोई काम ही नहीं है। आपको क्या हम बताएंगे? आपको एक सही डायरेक्शन देंगे, वहां पे जो गलतियां होती है वो बताएंगे, उससे सीख के निकल गए तो हो गया। और ये आपको सिलेक्टेड भी नहीं बताएगा, ये भी एक फैक्ट है। सिलेक्टेड हमारे पास भी है ना, लेकिन वो उनकी मजबूरी है, ये नहीं कि वो आपको बताना नहीं चाहते, उनका इंटेंशन गलत है। कितना बताएंगे आपको और किस किस को बताएंगे? समस्या ये है। और वो भी आगे जाके, क्योंकि इस लाइन से उनको आना नहीं है, वो भी आगे जाके प्रोफेशन में है। अब एक स्टूडेंट को पूरा एकदम से प्लानिंग तो बता नहीं सकते, तो वहां भी समस्या है। अब
और ये सब जो है सब अभी इसी वीडियो का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ कहानी बता रहा हूं या आपको कहीं दूर लेके चले गए हैं। हम यहीं पे है जहां पे हमें होना चाहिए। ये तो हो गया पहला कि आपको पहले यहां पे रहना है, इसको ध्यान रखिएगा। तैयारी करने का जो तरीका होता है अक्सर वो होता है, जैसे मुझसे अभी कोई पूछता है कि सर 68 में के लिए क्या करें, तो मैं सीधा कहता हूं कि तुम 68 के लिए मेंस की तैयारी करो। तुम समझो ही नहीं कि प्रीलिम्स नामक कोई हिस्सा है, तुम ये समझो कि हमको सीधा मेंस देना है। अब कैसे तैयारी होगी देख लो, समझ में आ रहा है? अब कैसे तैयारी होगी ये देख लीजिए अभी अभी। लेकिन यहां पे एक और चीज हम करेक्ट करेंगे, एक चीज और, क्योंकि वो फोन पे है, तो फोन पे आप चीजों को समझा नहीं सकते। यहां हम 10 मिनट बोल सकते हैं, वहां में एक कैपेसिटी है कि उसको बोलने लिमिटेशन होता है, क्योंकि हर आदमी को 10 आदमी 20 आदमी कॉल करेगा तो सबको 15 मिनट नहीं बोल सकते। तो वहां पे मैं अक्सर बोल देता हूं कि मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए इंटरव्यू से, आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए मेंस से, आपको तैयारी स्टार्ट करना चाहिए फिर उसके नहीं सॉरी इंटरव्यू, मेंस, फिर प्रीलिम्स, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, ये भी मुझे पता है। किन लोगों को नहीं लगेगा? उन लोगों को नहीं लगेगा जो उस लेवल पे मेहनत नहीं करना चाहते, जिनको कुछ अशोक और अकबर और बीरबल जिनको करके रुक जाना है, उनको लगे अरे यार कहां वहां फंसते, फिल्म निकलेगा फिर देख लेंगे, फिल्म निकलेगा फिर देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि टारगेट यहां है ही नहीं। टारगेट क्या है? नौकरी करना है, बट यहां नहीं पहुंचना है, नौकरी करना है। हवा में तो होगा नहीं। तो इंटरव्यू के लिए मैंने क्यों बोला आपको, इंटरव्यू के लिए क्यों बोला? इंटरव्यू अंतः परीक्षण, जिस दिन अंतः परीक्षण करना जान जाएंगे, जो दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अंतः परीक्षण करना। बाय परीक्षण करना, दूसरे पे कमेंट करना, दूसरे की अच्छाई और बुराई देखना बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। खुद अपने अंदर की अच्छाई और बुराई देखना वेरी टफ, बहुत मुश्किल काम है। तो इंटरव्यू होता है अंतः परीक्षण। जिस दिन अंतः परीक्षण करना सीख लेंगे, ना मेरी जरूरत होगी और ना किसी और की जरूरत होगी, आप वैसे ही स्टार हो जाओगे, किसी भी फील्ड में रहिए। अंत इंटरव्यू क्यों? क्योंकि इंटरव्यू आपको डेडिकेशन सिखाता है, इंटरव्यू आपको डिसिप्लिन सिखाता है, इंटरव्यू एक वे ऑफ टॉकिंग के साथ वे ऑफ लर्निंग भी सिखाता है। आप इंटरव्यू जब तैयारी करते हो तो आप चीजों को समझते हैं, आप दूसरे के साथ कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, चीजों को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सीखते हैं। सीखते हो ना कि जब इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो हम कैसे बैठेंगे, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, गेटअप कैसा होना चाहिए, स्माइल कितना होना चाहिए, या हम जब कोई भी हमसे सवाल पूछेगा तो मेरी क्लैरिटी कितनी होनी चाहिए। आप सोचो कि इंटरव्यू में सबसे अधिक इंपॉर्टेंस कुछ रखता है तो प्रेजेंटेशन के बाद अगर कुछ रखता है तो वो आपकी क्लैरिटी, आपकी जो नॉलेज के अंदर क्लैरिटी है, वो नॉलेज कितना है वो नहीं, नॉलेज कितना क्लियर है। आपसे अगर पूछा गया कोविड क्या है, आप तो बोल दोगे एक वायरस है, तो कोविड का नाम कोरोना है। कोरोना नाम क्यों पड़ा? तो क्राउन होता है इसलिए पड़ा। कब आया था? यानी आपको कोविड के बारे में सिर्फ आप आम आदमी वाला नॉलेज नहीं है, अरे ये तो वायरस है, बुखार लग जाता है, कुछ लोग निपट जाते हैं। आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, ठीक है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, इस तरह का नॉलेज। तो ये क्लियरिटी डिमांड करता है, और ये क्लियरिटी, ये डिसिप्लिन, वे ऑफ टॉकिंग एंड लर्निंग, ये सब जब ऐसे ही आप सीखोगे, आपके प्रीलिम्स और मेंस में कितना फायदा होगा आप इसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते अभी, क्योंकि आपने ये काम नहीं किया है। आपने ये काम नहीं किया इसलिए आपको अंदाजा नहीं हो सकता। इसीलिए कहता हूं पहले इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। अब इंटरव्यू के लिए क्या करोगे? बोलोगे पीटी मेंस निकला नहीं, बट इंटरव्यू के लिए क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि टाई वाई लगा के बैठ जाना है डेली पढ़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना। इंटरव्यू के लिए क्या करना है? आप आपके आसपास की जो घटनाएं हो रही है, आप ये सोचो कि इंटरव्यू हमको देना है, आसपास की जो घटनाएं हो रही है उस पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, वो कैसे तैयार होगा इंटरव्यू? एक पर्टिकुलर पढ़ने का एक तरीका आपको डेवलप करना पड़ेगा जिससे आप चीजों को समझा सके। ढंग के कपड़े पहनने, कभी लंपट की तरह कुछ भी पहन के निकल गए, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो लाइफ में डिसिप्लिन जब नहीं होता है तो बेतरतीब होता है। हाँ, ये अलग बात है, अगर वो आपका स्टाइल है तो चलेगा, वो स्टाइल है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन आप वो लापरवाही के कारण कर रहे हैं तो गलत है। आप किसी भी तरह के ड्रेस में कंफर्टेबल हैं और चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो अगर आपकी लापरवाही के कारण है तो गलत है। जैसे मेरा दाढ़ी पका हुआ है तो कभी काला भी हो जाता है, कभी पका हुआ भी रहता है, मेरा मूछ भी पक गया है आधा से ज्यादा,
तो कभी पक भी जाता है, कभी मैं कंफर्ट हूं, ये लापरवाही नहीं है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं कंफर्ट हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पहुंचा दोगे तो मैं उसी लेवल पे कंफर्ट रहूंगा। तो लेकिन जिसको लगता है कि नहीं यार मेरे मूंछ दाढ़ी तो काला होना चाहिए, बाल बाल काला होना चाहिए, और वो लापरवाही के कारण उजला लेके घूम रहा है, तो वो कभी कंफर्ट नहीं हो सकता, तो वो गलत है, वो नहीं करना है आपको। न्यूज़पेपर 1 से 2 डेली पढ़िए, डेली पढ़िए, ठीक है, डेली पढ़िए। ढंग का कपड़ा, साफ सुथरा, एक बेहतर प्लान के तरीके से अपने आप को नरिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा नरिश कीजिए। लोगों से बातचीत करने का तरीका, लोगों से बातचीत करने का तरीका, और स्माइल, फेस पे स्माइल रहना, चीजों को अच्छे तरीके से समझना, बारीकी से देखना, ये सब जैसे धीरे धीरे शुरू करोगे ना, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपके किताब पर आएगा, आपके पढ़ाई पे आएगा। आपका पढ़ाई इतना जल्दी इन्हांस कर जाएगा, इतना जल्दी वो बढ़ जाएगा ना, कि आप मतलब आप जब तक करोगे नहीं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप सोचना तो दूर, आप सोच भी नहीं सकते, उस सोच के पास नहीं जा सकते हैं कि कितना अंतर होगा। मतलब आपकी मेहनत जो है ना, इस इंटरव्यू टाइप की तैयारी, पूरा इंटरव्यू तो होगा नहीं था यार, इंटरव्यू टाइप की तैयारी या एक टेम्परामेंट के कारण आपकी पढ़ाई जो है का जो मेहनत है, वो मुझे लगता है 40% तक कम हो सकता है, 40% तक कम हो सकता है। तो आप पहले इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कीजिए, तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, पॉजिटिव, निगेटिव नहीं, एक आएगा। आप एक अच्छा फील करोगे, आपको फील होगा कि आप इस सोसाइटी में, मतलब इस समाज के अंदर आप मतलब एक अच्छे पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, या इस सोसाइटी के अंदर आप एक अच्छा इंसान बन रहे हो, चीजों को समझ रहे हो। तो ये जो सकारात्मकता आएगी ना, ये आपके पढ़ाई में 4 चांद लगा देगा, 4 चांद लगा देगा। और ये हो सकता है कि ये आप सिर्फ मेरे मुंह से सुन रहे हो ये चीजें, ये संभव है तो भी आप बिलीव कर लेना, क्योंकि आपको मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा शराब पी लो, पढ़ो ही मत, ठीक है, घूमते रहो, ये सब नहीं कह रहा ना। कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व की ही बात हो रही है, तो वो इंप्रूव ही करेगा, गलत तो हो नहीं रहा कुछ, तो करने में क्या जा रहा है। तो आप इस तरह से अपने आप को पहले तैयार कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू सबसे मुश्किल पार्ट होता है। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, आप देखो कई बार इंटरव्यू के कारण लोगों को प्रॉपर सिलेक्शन होता है या सिलेक्शन हो जाता है, दोनों ही होता है। प्रॉपर सीट मिल जाती है जो चाहिए, या सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन, वे ऑफ टॉकिंग, ये सब बहुत ही फाइन होता है, और इंटरव्यू देने के दौरान लग भी जाता है, अच्छा ये शख्स तो इतना तगड़ा बोल रहा है, इसका हो जाना चाहिए। कई सारे इंटरव्यू में देखा होगा, इंटरव्यू देने के दौरान ही बोल दिया जाता है यार तुम्हारा हो जाएगा इस बार, मुझे लग रहा है, और हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पता चल जाता है, क्योंकि हम खुश हो रहे हैं उससे, तो दूसरा भी खुश होगा ना। जब हम खुश हो रहे हैं उससे, शख्स से मिलके, तो दूसरा भी होगा। तो ये चीजें होती है। उसके बाद ये आप करते रहिए, क्योंकि ये सबसे लंबा प्रोसेस है। प्रीलिम्स छोटा है, मेंस छोटा है, सबसे लंबा प्रोसेस इंटरव्यू का है, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है, पूरे लाइफ स्टाइल को, पूरा एस्पेक्ट जो है सबको प्रभावित करता है। उसके अंदर पढ़ाई भी आएगा, तो ये आप करते रहिए। उसके बाद आता है मेंस की बारी, आती है मेंस की बारी। मेंस में क्यों कहता हूं आपको तैयार करने के लिए, पहले मेंस तैयार करने के पीछे रीजन है। ये जो मेंस है ना, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले 2 चीज होता है, एक ऑप्शनल पेपर होता है और एक जीएस पेपर होता है। तो मेंस में ऐसा करना है कि अभी जैसे एग्जामिनेशन नजदीक है, आपको पहले तय कर लेना है कि आपका ऑप्शनल पेपर आपको क्या रखना है। एकदम आराम से डिटेल में हम लोग सुनेंगे सब कुछ। मेंस में आपको तय करना है कि ऑप्शनल पेपर आपको क्या रखना है, और जीएस तो सबको कॉमन होता है। ऑप्शनल पेपर में सवाल है कि क्या ले, कई बार रैंडमली एग्जाम में बैठने का तय कर लिया जाता है, कौन अच्छा है भाई, अब उसके बाद पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, निकाला बीपीएससी का सिलेबस या यूपीएससी का, पलटते जा रहा है, अच्छा ये सबसे छोटा लग रहा है, ले लो इसको। किसी के मुंह से सुन लिया, अच्छा पवेट में इस बार टॉप कर गया, पवेट में इतना सिलेक्शन हो गया, अच्छा पवेट ले लेते हैं इस बार। फिर लगेगा कह रहे कुछ नहीं ले पाएंगे, लगता है कि बहुत समय कम है, समझ में नहीं आ रहा, इतिहास ही तो है, रट के दे देंगे, अरे हिस्ट्री ले लेते हैं। और कुछ नहीं समझ में आएगा तो एलएसडब्ल्यू तो बीपीएससी के लिखा है ही। उसी तरह से यूपीपीएससी अलग अलग जगह पे होता है। ये सबसे गलत तरीका है ऑप्शनल पेपर चूज करने का, ये एकदम से रॉन्ग तरीका है। कोई भी सिलेबस छोटा, किसी ने टॉप कर लिया, किसी में स्कोर बहुत आ रहा है इसीलिए ले ले, कोई बहुत ही याद करने वाला चीज है इसलिए ले ले, ये गलत है। ऑप्शनल पेपर सिलेक्ट करते समय हमेशा जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका इंटरेस्ट, क्योंकि ऑप्शनल पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो जीएस नहीं है, आपको उसके अंदर डूब के पढ़ना है, आपको गोते लगाने, और जब गोते लगाने हैं तो वहां पे मामला फंसेगा, वो सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ भी हो, फंसना है।
अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो। इंटरेस्ट है तो कितना भी मुश्किल होगा ना, आप उसको निकाल लेंगे। तो अब सवाल उठता है कि हम इंटरेस्ट कैसे चेक करें। तो इंटरेस्ट चेक करने में ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा नहीं है। इंटरेस्ट चेक करने के पहले आपको शॉर्टलिस्ट करना होगा। 2-3 ऑप्शन को शॉर्टलिस्ट कीजिए, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको करना है, फिलॉसफी, जो भी करना है आप कर लीजिए। उसके कहीं ना कहीं से किताब मांग लीजिए, खरीदोगे क्यों फालतू का, मांग लो, इंटरनेट पे बहुत कुछ है, उसको पढ़िए। 1-2 चैप्टर पढ़िए, पहले थोड़ा टाइम दीजिए, दूसरे का भी देखिए, तीसरे का भी देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए। उसके बाद देखो कि किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्या लग रहा है कि कौन सा ले सकते हैं। तो लगता है, जो भी लगता है कि हम ले सकते हैं, अब यहां पे भी नहीं रुकना है, जो भी लगता है ले सकते हैं, अब उसके इंटायर सिलेबस को एक बार देख लीजिए और देखो कि क्या ठीक लग रहा है। क्या अकबर बीरबल पढ़ने में मजा आ रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ने में मजा आ रहा है, या इंडियन क्लाइमेट या वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ने में मजा आ रहा है। अगर लग रहा है कि नहीं, ज्योग्राफी हमको समझना है, अर्थ कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, और हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, टेम्परेचर बहुत लो होता है, वहां कैसे रहते हैं, तो ज्योग्राफी के साथ चले जाइए, कोई इशू नहीं, ज्योग्राफी के साथ चले। मतलब कहने का कि जब आपका इंटरेस्ट जगे तब जाके ऑप्शनल पेपर लीजिए, और इंटरेस्ट जब आपका जग जाए तब आप एक चीज और करना है, एक बार देखो कि स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं इजिली। तो आपको मैंने आज के डेट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, अब ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। अब कुछ वो जियोलॉजी और बॉटनी इन सबको छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, तो वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसका ज्यादा मुझे आइडिया है नहीं। और बाकी इधर का तो स्लिम नोट्स मिल जाता है, और इंटरनेट का जमाना है तो आजकल वो भी चीजें हो जा रही, और वो भी अगर ना हो तो ग्रेजुएशन और एमए का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए अपने आगे के एग्जाम के लिए, उसको अकॉर्डिंग उसका नोट बना लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ऑप्शनल पेपर चूज करते समय अलर्ट में रहे। ऑप्शनल पेपर समाप्त कैसे करें, फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अभी प्रीलिम्स तो सोचा ही नहीं है, 68 वाले को तो प्रीलिम्स सोचना ही नहीं है। तो ऑप्शनल पेपर, अब पहले जीएस को देखते हैं। जीएस के अंदर तो जिसको भी पता है जीएस पेपर सबका सेम होता है, जीएस पेपर सबका सेम होता है। तो ये जो जीएस पेपर है आपका वो तो सेम है। जब जीएस पेपर आपका सेम है तो यहां पे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और इस जीएस पेपर के अंदर कुछ ऐसे कॉमन पेपर होते हैं जो प्रीलिम्स में भी काम आएंगे और मेंस में भी काम आएंगे। यहां पे आपके पास मेंस में 2 चीज आया, एक ऑप्शनल पेपर, एक जीएस पेपर। ऑप्शनल पेपर आपने चूज कर लिया, जीएस पेपर चूज करने की जरूरत नहीं, वो बाय डिफॉल्ट आ गया। ऑप्शनल पेपर में आपको क्या करना है, ऑप्शनल पेपर में आप सबसे पहले काम क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक अपना टेबल बनाइए, आप एक अपना बनाइए चैप्टर का पूरा टेबल। उसके अंदर, क्योंकि चीजें बिखरी होती है, चीजें बिखरी हुई होती है, उस टेबल के अंदर आप आराम से, उसमें टाइम लगेगा, 1-2-3 दिन तक लग सकता है, क्योंकि वो इंटायर सिलेबस का आप टेबल बना रहे हो, वो हो सकता है नया सिलेबस हो या जो भी है। तो आप उस टेबल पे सब कुछ लिख लीजिए कि ऐसे ऐसे करके हमको चैप्टर्स को समाप्त करना है, या चैप्टर के अंदर थिंकर कोई आ रहा है उसको समाप्त करना है, या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अंदर जो मतलब जो भी ऑप्शनल पेपर हमने लिया है उसका अलग अलग सेक्टर में क्या रोल है, योगदान है, या जो भी उससे करंट से रिलेटेड कोई चीजें हैं, तो आपको टॉपिक वाइज सब लिख लेना है, चैप्टर वाइज सब लिख लेना है, और चैप्टर के अंदर सब टॉपिक बना लेना है। उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई शुरू करनी है, एक एक टॉपिक को 1 दिन 2 दिन, जितना लंबा छोटा जैसा भी हो, अलग अलग ऑप्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 दिन 2 दिन करते हुए उसको लेके चलिए, उसको लेके चलिए, 1-2 घंटे उसको दीजिए, 2 घंटे 3 घंटे जो बनता है आपको दीजिए। और दूसरा जीएस पेपर, तो जीएस पेपर की जो शुरुआत है ना वो आपकी कैसे होनी चाहिए आज, और ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआत जो जीएस पेपर की आप करो, ये नहीं कि जो नहीं आता उससे करें, ये भी एक बड़ा निगेटिव पॉइंट है, हम देखेंगे, आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जीएस पेपर में आपको क्या करना है, जैसे मान लो किसी भी पीसीएस का उठाइए, यूपीएससी का उठाइए, वहां आपको हिस्ट्री जरूर मिलेगा, ज्योग्राफी जरूर मिलेगा, पॉलिटी मिलेगी, आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड सवाल मिल सकता है। तो अब ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ये क्या है, ये एक कन्वेंशनल पेपर है, ये एक पारंपरिक पेपर है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में दिखेगा। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे भी करना है, यहां पे भी आपको एक टेबल बनाना है हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखो, जब तक स्ट्रैटेजी और जब तक प्लानिंग नहीं होगी ना, आप सही चोट नहीं कर सकते, एकदम बेचैन हो जाएंगे, बाद में जाके सब चीजें इतनी उलझ जाएगी कि उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। और ये अगर एक बार कर लिए ना तो एकदम पीसफुली, एकदम आराम से आपने खींच लेना है सबको, और सबको आप तैयार कर लोगे, और आपको नहीं कम हेडेक होगा, हेडेक तो थोड़ा तो होगा ही, लेकिन कम होगा। अब आपको कंटेंट तैयार करना है, हिस्ट्री का मान लो तैयार कर रहे हैं, तो आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री है अभी यहाँ पे,
तो आप पलासी बक्सर जो भी आप लिख रहे हैं 57 ये, तो वहां पे बगल में लिख देना पीटी टॉपिक ऑल्सो, पीटी टॉपिक ऑल्सो करके आप हर पेपर का बना लीजिए। तो आप जैसे कंटेंट तैयार होगा ना, बगल में पीटी का हो रहा है, पीटी भी है टॉपिक, वो भी आपको लिखते रहना है। तो उससे क्या होगा, पता चलेगा कि जब आप मेंस को तैयार कर रहे होंगे तो साथ में प्रीलिम्स का, साथ में जो प्रीलिम्स का ये हिस्सा है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड करते जाइएगा। प्रीलिम्स में क्या निकलेगा, आप लोगों को लगता है कभी कभार ना कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस अलग होता है। बहुत अलग नहीं होता, बहुत अलग इट मींस कि उसको याद करने और लिखने का तरीका अलग होता है। बट आप जो प्रीलिम्स में पढ़ते हैं उस फैक्ट का यूज आपको मेंस में करना होता है, और मेंस में जो आप समझते हैं उसके आधार पे आपको आगे फैक्ट याद करना पड़ता है। दोनों की जरूरत होती है, तो दोनों की जरूरत हमें होती है, ठीक है। कि जब तो उसमें क्या होगा, जब जैसे ही जीएस का आप कॉमन पॉइंट बनाएंगे, जैसे ही जीएस का आपका कॉमन पॉइंट बना, वैसे ही क्या होगा, जैसे ही आप बनाओगे वैसे ही जब प्रीलिम्स पढ़ रहे होंगे उस टॉपिक को आपने पढ़ रहे हैं, आपको पता है वो जीएस पीटी में पूछा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद कर लेना है, दैट्स इट। अब जब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शनल पेपर और जीएस पेपर, दो अलग अलग पेपर्स आपके पास आ गए। तो जीएस पेपर भी आ गया और ऑप्शनल पेपर भी आ गया। अब जब जीएस पेपर भी आ गया और ऑप्शनल पेपर भी आ गया, अब समस्या है कि इसको हम लिखेंगे कैसे और कैसे हम मेंस का क्वेश्चन हम रेडी करेंगे। तो मेंस का क्वेश्चन लिखने और रेडी करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल। अब इसको आसान कैसे करें, क्योंकि मेरा यहां काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, मेरा काम है आपकी मेहनत को आसान करके सफलता की डायरेक्शन में मोड़ देना। अब आसान कैसे होगा, आसान ऐसे होगा कि आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो कि जीएस पढ़ रहे हो, चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर वाइज आपको उसको एक जगह कलेक्ट करना है। चैप्टर वाइज आपको उसको एक जगह कलेक्ट करना है। अब जैसे मान लो कि अकबर से रिलेटेड सवाल है, अशोक से रिलेटेड सवाल है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड सवाल है, तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखिए, प्रथम विश्व युद्ध लिखिए, उसके नीचे जितने सवाल आए लिख लीजिए, 1857 लिखिए, जितने सवाल आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो बीपीएससी के साथ साथ एक और चीज मैं बता दूं, यूपीपीएससी का पेपर भी उठा लेना मेंस का। और जब उसको लिख लेंगे ना, जब क्वेश्चन एक जगह लिख लोगे आप टॉपिक वाइज, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो अगले साल नहीं आएगा, उसी में से आना है, ये तय है। ऑप्शनल में भी ये कर लीजिएगा और जीएस में भी। जैसे मान लो 1857 क्या होगा, कारण, परिणाम, स्वरूप क्या था, ठीक है, या सफलता के क्या कारण हुए, यही सब हो सकता है ना। और क्या होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कारण, परिणाम, और क्या क्या रिजल्ट हुआ उसका आगे आने वाले एग्जाम, आगे या उसका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, यही होगा। और भी जितने भी डायमेंशन को सबसे पूछ लिया गया, ऑलरेडी सबसे सवाल पूछ लिया जा चुका है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। आप उसको सिर्फ एक जगह कलेक्ट कर लोगे ना, आपका काम वहीं आसान हो जाएगा। और आसान होगा सिर्फ इसलिए नहीं, आपको ये चीजें क्रिस्टल क्लियर दिखने लगेंगी। अच्छा बस ये इतना तो फंसता तब है जब चीजें उलझी हुई होती है, चीजें फंसती तब है जब उलझी हुई होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से ऐसे करके आप धीरे धीरे करके आंसर लिखिए, लेकिन स्टार्टिंग में आंसर नहीं लिख पाओगे। शुरू में जो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस नहीं किया उसको लिखने में दिक्कत होगी, तो शुरू में थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाइए, थोड़ा कारण को एक जगह लिख लीजिए, परिणाम एक जगह लिख लीजिए, ऐसे करके स्टार्टिंग में पहले ही दिन से आंसर लिखना ऐसा नहीं है, पहले थोड़ा लिखिए, तो लिखने की आदत हो जाएगी, पॉइंट्स तैयार करने का आदत हो जाएगा। जब ये आदत हो जाएगी ना, तब जाके आप आंसर लिखना शुरू करना। और आंसर लिखना तो उसको किसी सीनियर से, किसी टीचर से, जहां भी लगता है उसको आप चेक करवा लीजिएगा। और अगर हो सके तो कहीं पे टेस्ट अगर चल रहा हो ऑलरेडी अच्छी जगह पे, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपको बहुत ऊपर लेके चला जाएगा। आंसर लिखना बहुत जरूरी होता है मेंस के अंदर। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सीधा याद कर लेते हैं और ये सोच के कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा यही तो लिखना है, लिख देंगे, बट आंसर बिखर जाता है, इस बात की गारंटी है। वहां प्रेशर क्रिएट होगा, आपका आंसर बिखरना है, तय बात है। अगला, तो इस तरह से आप मेंस को कर लोगे, मेंस को कर लेंगे। अब जो रेस्ट टॉपिक बचा, जो जीएस के अंदर, जीएस में जो प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, तो उसको फिर उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज करके तैयार कर लीजिए। अब आते हैं प्रीलिम्स, जो बड़ा ही सुनने में अच्छा लगता है सबको। प्रीलिम्स की बात हो रही है तो सुनते हैं, मेंस इंटरव्यू की बात होगी तो उसको नहीं सुनेंगे। प्रीलिम्स की बात अगर प्रीलिम्स पे आते हैं तो देखिए, अगर आपने ऑलरेडी मेंस को कर रखा है जहां से प्रीलिम्स के हिस्से से सवाल आता है, तो वो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, आप वहां से चीजों को निकाल सकते हैं, ठीक है।
चीजों को वहां से आप निकाल सकते हैं। अब चीजों को वहां से आप निकाल सकते हैं, ये आसान है। फिर वहां से फैक्ट्स पढ़ना इजी हो जाता है, क्योंकि आपका एक पीछे का पूरा बैकग्राउंड तैयार है, आपने उसको पढ़ लिया और हो गया। अब दूसरा सवाल यह है कि जो प्रीलिम्स की हम तैयारी करते हैं, तो प्रीलिम्स की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं उस दौरान सबसे पहले हम भागते कहां से हैं? तो अच्छी किताबों को पढ़ने से, जिसको स्टैंडर्ड बुक्स कहते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक से सीधे भाग जाते हैं, लगता है 400 पेज का है, 500 पेज का है, और ऐसे 5-7 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अरे नहीं हुआ, कुछ भी सॉल्यूशन बता दीजिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं, लुसेंट बड़ा अच्छा लगता है, क्राउन बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर कभी बोल दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, अरे बाप रे, वो भी इतनी मोटी मोटी है, कैसे होगी? मतलब नकारात्मकता के साथ ही अधिकांश लोग शुरू करते हैं कि इतनी मोटी किताब है, ये कैसे होगी? अरे आप जो सपने देख रहे हो उसको अगर सही से देख रहे हो, ऐसे ही देख रहे हो तो देख लो। अगर उसको सही तरीके से देख रहे हैं तो उसके आगे ये 400-500 पेज की किताब इतनी भारी पड़ जाएगी कि साल भर में आप 5 किताब नहीं पढ़ोगे, तो काहे का पढ़ने के लिए आए हो? आप करोगे आप। मतलब एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई, उसने कहा मुझे कि सर मैं 12-12 घंटे पढ़ता हूं, आज से नहीं, लगभग मैं पिछले 8 या 9 महीने से मेरा कंटिन्यू रूटीन 12 घंटे का है। बीच बीच में 5-10 दिन पे एक दिन रुक जाती है थकान के कारण। मैंने बोला यार 12 घंटा कैसे पढ़ लेते हो? ये सुन के मुझे बेहोशी आ रही है कि तुम 12 घंटा पिछले 8-9 महीने से पढ़ रहे हो। मैंने बोला क्या क्या पढ़ा? बोलो वही सब जो पीटी में पूछा जाता है। मतलब अच्छी बात है, कौन कौन सी किताबें हैं? नहीं सर किताब तो नहीं है, ऐसा लुसेंट है और लुसेंट है, क्राउन है, और बीपीएससी की तैयारी कर रहा था। बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर, बीपीएससी का सिर्फ और नहीं, बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है ना, वो मेरे पास है। बोले अच्छा। तो हम बोले 12 घंटे अब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, 12 घंटे 8 महीने से लुसेंट, क्राउन और सिर्फ बीपीएससी के सॉल्व पेपर आप पढ़ रहे हो। मतलब कितनी बार पढ़ लिए? बोले 2-3 बार सर पढ़ लिए। बोले अच्छा। तो बोले कि कितना टाइम लगता? बोले थोड़ी सी सर मेरी रीडिंग स्पीड कम है। ने बोला थोड़ी कम है? हम बोले अपना 8 महीना क्यों बर्बाद कर दिए तुम? तो उसको लगा कि सर अप्रिशिएट करेंगे। मैं फोन पे भी नहीं करता जब मुझे लग जाता है तो, ठीक है, मेरा तो दिमाग गर्म हो जाता है सब सुन के ऐसे भी, क्योंकि सब चीज बताया हुआ है ऑलरेडी। ऐसा तो है नहीं, ये नहीं कि मैंने पहली बार बताया, पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। आप रिसर्च क्यों नहीं करते हो तैयारी करने के पहले? तो मैंने बोला कि तब तो 8 महीने क्यों बर्बाद कर दिए? तो बोला सर बर्बाद कैसे किए, हमने तो खूब पढ़ा है, हमने के लिए खूब पढ़ा है। मैंने कहता हूं गारंटी के साथ कि तुम्हारे पढ़ाई में बहुत बड़ा लूप होल्स है जहां पे आपके फेल होने के चांसेस है। बोला नहीं सर एक भी फैक्ट नहीं छूटेगा। हम बोले इसके बाहर आ गए, फिर किताब फाड़ोगे, क्या करोगे? तो फिर मैंने उसको जब समझाया थोड़ी देर, तब उसको लगा कि नहीं सर गलती हो गई। हम बोले ये एरर है। आप 8 महीना 12 घंटे, एक तो 12 घंटे पढ़ नहीं सकते, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये भी मैंने बोल दिया कि आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, 12 घंटे, ये सबसे बड़ा झूठ है। और अगर 12 घंटा पढ़ोगे तो 4 दिन के बाद आपकी ताकत नहीं बचेगी, आप ब्रेक लोगे ही लोगे। आप 10 दिन पे कैसे लेते हो ये मुझे नहीं पता। खैर, तो कहने का ये मतलब है मेरा कि आप प्रीलिम्स की जब तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप जब फाउंडेशन टाइप कर रहे हो, मेंस इंटरव्यू कर रहे हो, मेंस कर रहे हो, प्रीलिम्स कर रहे हो, तो मेंस के दौरान भी आप प्रीलिम्स को कैरी कर सकते हैं। मेंस की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी करते रहिए, साथ में 1 घंटा, मात्र 1 घंटा फैक्चुअल टाइप की चीजों को पढ़ते रहिए। और जब मेंस तैयार हो जाए तब प्रीलिम्स में आपको आना है मेरे अकॉर्डिंग। तो जब आप प्रीलिम्स में आते हैं उसके पहले मेंस पे आपने कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली, क्योंकि किताब तो आपको पढ़ना है जो मैं बताऊंगा। लेकिन प्रीलिम्स में भी जब आप आओगे तो आपको कुछ किताबें पढ़नी है, आपको भागना नहीं। इसमें से कोई धुरंधर होंगे जो कि सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ना चाहेंगे स्टार्टिंग में। तो जो भी धुरंधर आप में से सिर्फ प्रीलिम्स को पढ़ना चाहते हैं उनको भी किताब पढ़ने की सलाह दी जा रही है। अदरवाइज ये वाला जो है ना, ये वाला जो स्थिति है, इसी पे खुश होना पड़ेगा, क्योंकि आपसे ऊपर जो किताबें पढ़ के, अच्छे नोट्स पढ़ के, अच्छे गाइडेंस के साथ, अच्छे प्लानिंग के साथ जो आ रहे हैं वो आपके लुसेंट से हार जाएंगे क्या? इस गलत फहमी में तो उसको दूर कर लो। इस गलत फहमी में हो तो जो लक्ष्मीकांत पढ़ने वाले हैं, जो महेश बनवाल की किताब पढ़ने वाले हैं, बिपिन चंद्रा को पढ़ने वाले हैं, उसको आप धूल कैसे चटा दोगे 2-3 किताबें पढ़ के? ये संभव है? नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको कैसे आप कर सकते हैं?
सवाल है फिर इसको कैसे करो, इसको आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बुक लिस्ट में भी बता रहा हूं। और आप क्या कीजिए ना, उस किताब को जब पढ़िए तो मेंस वाला हिस्सा तो निकल चुका है, अब थोड़ा फैक्चुअल हिस्सा बचा है। और बहुत किताब नहीं पढ़नी, हर सब्जेक्ट पे आपको एक स्टैंडर्ड बुक रखना है, लुसेंट टाइप की किताब रखनी है। ये नहीं कि वो बेकार है, वो बहुत काम की किताब है, लेकिन एक किताब रखनी है वो रिवीजन करने के लिए। और वो जो किताब है, एक एक किताब आपको रखना है, जरूरी नहीं कि उसके हर चैप्टर को पढ़ना है, जरूरी नहीं है, लेकिन जहां फंसते हो उसको देखना है, या उसको पढ़ लीजिए तो ज्यादा बेहतर, उससे एक कॉन्सेप्ट बनेगा, एक खांचा बनता है ना, एक ढांचा रहता है, तो उसमें अंडा फिट करना ज्यादा इजी है। प्लेन बर्तन के प्लेट में अंडा रखिए और अंडे ट्रे में अंडा रखिए, दोनों में अंतर होता है। जब एक ट्रे के अंदर एग आप रखते हो ना, जब एक ट्रे के अंदर आप एग रखते हैं तो वो सही तरीके से रखा जाता है। तो उसी तरह से जैसे ही फैक्चुअल ढांचा आपका तैयार होगा, आप इजीली उसको कर लेंगे, आप बहुत आसानी से फिर आप फैक्ट्स को याद कर लेंगे। अब पहले मैं किताब का नाम बता दूं। किताब के लिए आपको जो एनसीईआरटी जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़िए, कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी किताबें मार्केट में अब आ चुकी हैं। पहले हिस्ट्री के लिए एंशिएंट और मिडावल के लिए आपको किताब नहीं पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। अदरवाइज अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री के लिए आप लुसेंट चलेगा, दौड़ेगा इवन लुसेंट। और प्रीवियस ईयर में सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर और लुसेंट, एंशिएंट मिडावल कहानी खत्म, जो टेंशन ही नहीं लेना वहां फालतू का पढ़ने की क्या जरूरत है। हमको विद्वान थोड़ी ना बनना है, हमको ना विद्वान बनना है ना महान बनना है, हमको नौकरी लेनी है, तो हमको इतना ही पढ़ना है, काम हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल मेंस में भी प्रीलिम्स में भी आता है। यहां पे आप राजीव अहिर की किताब फॉलो कर लीजिए, किसी को बिपिन चंद्रा करनी है तो कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए एसके पांडे की किताब ले सकते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी किताब आप ले, एक भी किताब रखेंगे तो काम चल जाएगा। बिपिन चंद्रा को प्रीलिम्स बेस पे नहीं, बिपिन चंद्रा को मेंस के अकॉर्डिंग। प्रीलिम्स के लिए अगर दो किताब में से एक चूज करनी है तो एसके पांडे हिंदी वाले और इंग्लिश वाले राजीव अहिर को लेके चल सकते हैं, इंग्लिश वाले। और प्रीवियस ईयर का पेपर साथ में लुसेंट तो सब जगह रहेगा। ज्योग्राफी में इंडियन एंड वर्ल्ड दोनों महज वनवाल की आती है, इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी करके, नहीं कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, सॉरी। इंग्लिश में समग्र भूगोल, हिंदी में समग्र भूगोल और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत वन एंड ओनली, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी भी हो गई। इकोनॉमिक्स के लिए 11th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। और प्रतियोगिता दर्पण का सप्लीमेंट्री देख लेना, उससे भी हो जाएगा, सप्लीमेंट्री देखोगे तब भी हो जाएगा। और कोई किताब पढ़नी है तो जो भी कोई भी किसी की भी पतली किताब, मोटी नहीं, पतली किताब 200-300 पेज 400 पेज तक की, उसको पतली कहेंगे इकोनॉमिक्स में, बहुत मोटी मोटी आती है तो 3-4 सुदर्शन सुंदरम देखिएगा, समझ में आएगा। तो 200-400 पेज तक की किताब होगी, वो कोई भी ले लीजिएगा, चलेगा। तो हिस्ट्री और साइंस एंड टेक के लिए विवास हिंदी में और इंग्लिश में किसी को पढ़ना है तो वह स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी 2 मैगजीन, एक नहीं कोई भी 2 मैगजीन करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए, काम हो जाएगा। तो यही है, साइंस के लिए लुसेंट कर लो, साइंस के लिए लुसेंट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। बहुत पढ़ना है साइंस तो लुसेंट का अलग से जो साइंस आता है वो कर लो, अदरवाइज सामान्य ज्ञान वाला कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन आपको अगर समझ विकसित करनी है बहुत ज्यादा तो आपको 6 to 12 का एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। स्किप कर सकते हैं लुसेंट से और प्रीवियस ईयर से आपका काम चल जाएगा। तो हो गया, इतना ही तो होता है। और बिहार स्पेशल के लिए कोई भी पतली 2 किताब, पतली 2 किताब, एक नहीं 2 किताब, 2 किताब चाहिए उसके लिए, पतली सी, कितनी भी पतली हो चलेगी, 2 किताब बस। तो हो गया, बस ये आप इस तरह से आप रेडी करो। लेकिन ये सब तब काम आएगा, ये सब तब काम आएगा जब आप सोचेंगे कि आपको वहां तक जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें तब काम आएगी जब आप सोचेंगे कि आपको वहां तक जाना है, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज संभव ही नहीं है होने का। तो ये इसके कारण आप सारा चीज कलेक्ट कर लो और आप मेहनत करने से जो चूक जाते हो ना, डर जाते हैं। मैंने मुझे अभी तक मेरे स्टूडेंट्स का कॉल आता रहता है, सर कुछ ऐसा बता दीजिए, सर कुछ वैसा बता दीजिए। अदरवाइज ऐसे भी कॉल आते हैं कि सर कुछ ऐसा बताइए कि पढ़ के हो जाए। क्या नहीं पढ़े, क्या छोड़े, क्या पढ़े वो छोड़ दीजिए, क्या नहीं पढ़े कि हो जाए, क्या नहीं पढ़े उसको छोड़ दे, जो पढ़ना है वो पढ़ के हम निकल जाए। इस तरह की चीजें होती है। ऐसे कैसे चलेगा? पास भी करना है, पढ़ना भी नहीं है, और जो पढ़ रहे हैं उनको पीछे भी कर देना है, ये नहीं हो सकता ना, सब एक साथ तो हो नहीं सकता है। तो आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है,
और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उसको देखना है, तो आपको 400-500 पेज की किताब हवा में उड़ जाएगी, फर्क ही नहीं पड़ता एक पढ़ना हो कि 20 पढ़ना हो। मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है, एक जुनून होना चाहिए। तो समझ में आ गई हुई आई थिंक जो कह रहा हूं मैं। वीडियो लंबी हो गई है आपकी, बट कुछ और चीजें बच जाएंगी तो हम लोग बात करेंगे बाद में, क्योंकि बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी और ये सब हो गया डिस्कस। और हाँ, टाइम को लेके एक बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 24/7 होते हैं, कुछ होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं। तो देखो अभी आज के डेट से भी अगर उस एग्जाम की तैयारी करो तो 3 से 4 घंटे सही तरीके से, वो नहीं 12 घंटे वाला तरीका नहीं, 3 से 4-5 घंटे इनफ है। वो सुबह में निकालिए कि शाम में निकालिए, अगर अच्छे प्लानिंग के साथ करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगी, एकदम नहीं रुकेगा। 3 से 4 घंटे, 4 से 5 महीने काफी है। तो होपफुली की चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तब भी कोई बात नहीं।